Assalamu alaikum. I hope you are all doing great. This is Muhammad Ans, and thank you so much, everyone, for being here today. It's truly heartening to see your presence. Today's session, Sharing is Caring, is brought to you by Al Sadaqa, which is an autonomous organization dedicated to promote the true concept of Sadaqa and business with Allah subhanahu wa ta'ala as well. We believe that sharing knowledge is also a form of Sadaqa, and we are really grateful to our esteemed speaker, Mr. Usman Riaz, to be here, who is currently serving as a graduate trainee engineer at FFC. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him with continuous success in all dimensions of his life. So, without further ado, let's welcome Mr. Usman Riaz to share his insights. Over to you, Mr. Usman. Thank you. Walaikum salam. Yes, Walaikum sir. salam. Yes, you are audible. ओके लेट्स स्टार्ट. सॉरी मैं ज़रा वो बिज़ी था. वो ना कॉर्पोरेट्स में आप तो ज्वाइन जब करोगे तब तो आपको टेक्निकल नॉलेज आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन व्हेन यू आर इनटू कॉर्पोरेट तो फिर वहाँ पे आपको सोशली आपको ज़्यादा चेक किया जाता है रादर देन आपको टेक्निकली. ठीक है, ये बात आपको जब आप कॉर्पोरेट्स में आओगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगी. वहाँ पे आपको ड्रामाज में परफॉर्म करना पड़ता है या व्हाट्सएवर जो एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं स्पोर्ट्स वगैरह या जितनी भी. ठीक है, आ रही है आवाज़? हेलो. जी सर, जी उस्मान भाई क्लियर है आपकी क्लियर? आवाज़, बिल्कुल क्लियर है. जी जी. अच्छा अच्छा अच्छा. तो जब आप कॉर्पोरेट्स में आओगे फिर आपको पता चलेगा ये इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस ना. तो अच्छा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वो पहले कुछ माइक इशू आ रहे थे. तो हमारा आज की जो डिस्कशन है वो ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ना आप लोगों को अभी फ्रेश आप लोग स्टार्ट किया. आप लोगों ने जॉब हंटिंग, मैंने भी 1 साल पहले इसी टाइम मैंने भी स्टार्ट किया था. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. इस सेशन का मकसद ये है कि सबको नो हाउ हो जाए. एक तो किस तरह की कॉर्पोरेट्स, कौन सी कॉर्पोरेट्स हैं पाकिस्तान में, और किस तरह वो जॉब है, जो उनकी जॉब जो आप कह लेंगे जो जॉब स्केयरिंग क्राइटेरिया है वो क्या है, या व्हाट्सएवर जो भी कॉर्पोरेट्स के बारे में आपको जो भी पता होना चाहिए वो सारा. ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन टारगेट होगा वो इसमें होगा कि हम लोग बहुत सारे लोगों को इन करें ताकि हम मैक्सिमम लोगों की विद प्रिपरेशन जब उनके इंटरव्यूज आएंगे या कुछ भी आएगा तो हम विद प्रिपरेशन रिलेटेड टू एवरी कॉर्पोरेट या एवरी सेक्टर हम उनको उस हिसाब से गाइड कर सकें. ठीक है, हमारा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जितना हमारा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह हम अपने सीनियर से या जिससे भी हमने एक्सपीरियंस लिया है हम आपको सारा शेयर करेंगे. और अगर किसी ने मॉक इंटरव्यूज़ या कुछ भी करना है तो इंशाल्लाह वो सारा हम साथ साथ वक्त के साथ साथ ना अरेंज करेंगे. तो मेरा नाम आप सबको पता होगा, मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पे जानते हैं. ठीक है, तो मैं मोहम्मद उस्मान, 19 सेशन था मेरा, और करेंटली फौजी फर्टिलाइज़र में कर रहा हूँ जॉब. ठीक है, तो इसका सेशन का मकसद आपको आगे फिर आपको सारे कॉर्पोरेट्स के बारे में ब्रीफ करना और वो सारा है. ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पहले पूछ ले, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करूँ. आप करिए उस्मान. स्टार्ट. हम क्वेश्चन हो तो एंड में रखेंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा पहला ये है कि स्लाइड्स नज़र आ रही है आपको? जी जी उस्मान भाई, विजिबल. अच्छा, हमारा जो सबसे पहला वो है, हमने जॉब सर्चिंग जब स्टार्ट करनी है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है कि हमें क्या पता है और हम अगले बंदे के सामने जब जाएंगे तो व्हाट ही या शी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी CV या रिज्यूमे जिसको आप कहते हैं. ठीक है, आप इसमें भी जो एकेडमिक में आपकी CV आ जाती है जब आप एकेडमिक साइड आते हो, और आप जॉब सेक्टर आते हो तो उसमें आपकी फिर रिज्यूमे आ जाती है. ठीक है, उसको रिज्यूमे कहते हैं. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट
आपने सबसे पहले जो काम करना है जॉब सर्चिंग से पहले, सबसे इम्पोर्टेंट, वो आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, या मैं किन चीज़ों में बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ बाकियों से। तो वो चीज़ें आपने सबसे पहले आज बैठ के हाईलाइट करनी है, ठीक है। सीवी या रिज्यूमे का कोई भी टेम्पलेट, मतलब कोई एक्चुअल फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, बट कीप इट वेरी सिंपल, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। सबसे पहले आप वही जो आपकी बेसिक से स्टार्ट करोगे आप लोग, इसमें आपकी मतलब सिंपल सिंपल आपने सबसे पहले लिंक्डइन डाल देना है, या आप जीमेल डाल देनी है और अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एज और नेशनैलिटी, ये चीज़ें जो हैं काफ़ी लोगों ने डाली होती हैं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल सिंपल रखनी है अपनी रिज्यूमे, ठीक है। उससे उसके बाद अब जब आप अपना इंटर्नशिप या कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो आप उसमें आपने उतना ही लिखना है जितना आपको आता हो, ठीक है। ये नहीं करना अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल सिंपल सी पढ़ी है और आप उसमें लिख दो कि आई हैव डिज़ाइन दिस, या कुछ भी आप लिखो, तो उस पर फिर वो आपको जब इंटरव्यूज़ होंगे तो सबसे जो फंसने वाली चीज़ होती है ना वो इंटरव्यू में, वो यही होती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे सीवी या रिज्यूमे में, ठीक है। उसमें फिर हम देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है, हमारे पास जॉब एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है ना, वो आपकी हॉबीज़ आती हैं, ठीक है। हॉबीज़ में आप डिफाइन करोगे कि मेरी हॉबीज़ क्या है, किन हॉबीज़ पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। लाइक कॉर्पोरेट्स को चाहिए बंदा जो बहुत ज़्यादा सोशल हो, या बहुत ज़्यादा वो स्पोर्ट्स में इन हो, या इस तरह की चीज़ें, मतलब उनको ऐसा बंदा चाहिए जो बड़े फॉरम्स पे बोल सके, ठीक है। उनको इस तरह का बंदा नहीं चाहिए कि जो बस बैठ के पढ़ता रहे। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट, टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उनको आप आगे आएंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि जब आप कंफर्मेशन के बाद आपने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा वो बहुत कम आपका अप्लाई हो रहा होगा इधर। कुछ आप कह रहे हैं कि आप, मैं जितनी भी मैंने ट्रेनिंग की उसमें सबसे ज़्यादा मेरी जो एप्लीकेशन हुई है, मैंने जो देखा है वो सिर्फ एक थर्मो की हुई है और एक जो आपके प्रोसेस कंट्रोल है, क्योंकि लूप्स वगैरह जो है, कैस्केड वगैरह इस तरह के जो लूप्स हैं, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन हुई है। उसके अलावा बहुत ही इंडस्ट्री में आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कम जो है नॉलेज चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू योर कॉम स्किल्स या आपकी जो सोशल लाइफ है उसके मुताबिक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जब इंटरव्यू होना या कुछ भी होना, डिस्कशन होनी है, उसमें हमने उनको ये शो कराना है कि आई एम वेरी एनर्जेटिक। मैं सिर्फ पढ़ाई में, अगर पढ़ाई में एवरेज भी हूँ तो आई एम वेरी एक्स्ट्रा इन अदर थिंग्स। और आपको पता भी होगा कॉर्पोरेट्स का, जिस तरह फातिमा फर्ट है या एंग्रो वगैरह है, एंग्रो कॉर्प्स, जिसमें एंग्रो में बहुत सारे उनकी कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत सारे आते हैं, फर्ट आती है, एनर्जी आती है, पॉलीमर वगैरह। तो दे लुक फॉर अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी। उनको ये नहीं चाहिए कि बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, या वो इम्पोर्टेंट आपको पहले ही बता दिया है कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए, जिस तरह फौजी वालों के लिए है वो जीपीए बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे आपको एनटीएस के मार्क्स अच्छे चाहिए, वो है। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स से, मेजोरिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स, आप जिस तरह यूनिलीवर या शेल वगैरह, उसमें आपको ये चीज़ें, कॉम स्किल्स आपके ना ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने अब इस सेशन के बाद आपने जब जॉब सर्चिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने अपनी रिज्यूमे बनानी है, ठीक है। रिज्यूमे बनानी है, मुझसे रिव्यू करा दें, किसी से भी रिव्यू कराने हैं, आपने मॉक इंटरव्यू करना है, कुछ भी करना है, तो इंशाल्लाह वो कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप रिज्यूमे बनाएंगे, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो हम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारा वो सीनियर वहाँ पे जॉब कर रहा है तो वो कंपनी बेस्ट है, वो सीनियर वहाँ पे कर रहा है तो वो कंपनी बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनीज जो हैं सारी, मतलब फर्ड की अब जितनी कंपनीज हैं फर्टिलाइज़र की, सारी इक्वल है। इस तरह रिफाइनरीज हैं वो सारी इक्वल है। अब इस तरह नहीं होता कि हम कहें कि वो बंदा उस कंपनी में काम कर रहा है, ही शुड नो, मतलब जो बंदा जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे वो जितनी मेहनत करेगा या जितना वो लर्न करेगा तो अल्टीमेटली वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तो हमने जब जॉब सर्चिंग करनी है तो हमने ये, हाँ, कुछ बंदे की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मैंने फ़लाँ फर्टिलाइज़र में जाना है या फ़लाँ मैंने रिफाइनरीज़ में जाना है। अपनी एक वो रखो, लेकिन ये ना रखो कि मैंने उस वहाँ ना हुआ तो मैंने कहीं नहीं जाना। तो अपनी जो प्रॉस्पेक्ट्स है ना उसको बड़े वाइड रखो कि मैं हर जगह ट्राई करूँ, और हर जगह जो भी कंपनीज़ है ना, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह की कंपनीज़ हैं और कौन-कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे केमिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जॉब नेचर डिस्कस करते हैं केमिकल इंजीनियर्स का, कि ये जब तक मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की थी मुझे किसी ने नहीं बताया था कि व्हाट केमिकल इंजीनियर्स डू इन इंडस्ट्री। आवाज़ क्लियर है सबको ना? हेलो? जी जी क्लियर है।
अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग में जॉब्स की नेचर क्या होती है। मेजॉरिटी ऑफ यू आप लोगों ने इंटर्नशिप्स की होंगी, तो उसमें आपको पता ही होगा कि किस तरह के जॉब नेचर होती है केमिकल इंजीनियरिंग में। जो मेजॉरिटी या मेजरली केमिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो या ऑपरेशंस में काम कर रहे थे या वो प्रोसेस इंजीनियरिंग में काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया होगा, लेकिन जिन लोगों का आइडिया नहीं है उनको मैं बताता चलूँ कि मैं करंटली ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ। अब ऑपरेशंस और प्रोसेस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ऑपरेशन इज़ लाइक आप रियल टाइम आप प्लांट पे बैठे हो, आप रियल करंट वैल्यूज़ देख रहे हो कि क्या चल रहा है, मतलब किसी जगह पे वेरिएशन आती है या किसी भी वेरिएबल में वेरिएशन आती है, यू ट्रेस बैक। अब फॉर एग्जांपल अभी आपके किसी कूलिंग टावर्स की वजह से आपके जो गैस टरबाइन है उसके लूप ऑयल के टेम्परेचर में फ़र्क आता है, तो यू ट्रेस बैक क्या इशू कहाँ पे आया है, वो सारा रियल टाइम आपका जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो ऑपरेशंस में होती है, ठीक है। जिस तरह प्लांट साइड पे कोई इमरजेंसी आ गई, अब डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं प्लांट साइड के अंदर, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया, फर्टिलाइजर की हम बात करें अगर, अमोनिया, यूरिया, यूटिलिटीज़, 3 मेजर हैं। अब यूटिलिटीज़ वाले जो हैं वो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं अमोनिया, यूरिया को, कि उनको पानी भी बना के दे रहे होते हैं, स्टीम बना के दे रहे होते हैं, व्हाटसोएवर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे यूटिलिटीज़ पे अगर मसला आता है तो इट शुड ट्रांसलेट टू, वो जाएगा पहले यूरिया पे, फिर वो अमोनिया पे जाएगा, यूरिया पे जाएगा, जो भी उसका रूट बनेगा, ठीक है। तो रियल टाइम जो इमरजेंसी हैंडलिंग होती है कि आपका जो अगर एक चीज़ डिस्टर्ब हुई है या आपका एक अगर कहीं पे कोई इशू आया, फॉर एग्जांपल आपका बॉयलर फीड वाटर का इशू आया, बॉयलर फीड वाटर का इशू आया तो आपकी स्टीम बनना बंद हो जाएगी, अमोनिया बंद हो जाएगा, उससे आपका यूरिया बंद हो जाएगा। तो और रियल टाइम आप उसको किस तरह हैंडल करना है, अगर आपका पानी बंद हो गया तो आपने बॉयलर्स को कैसे ऑफलाइन करना है, कैसे कोऑर्डिनेशन इंजीनियर्स को बताना है, कैसे पूरे प्लांट को अलाइन करना है उसमें। तो दिस इज द जॉब नेचर ऑफ ऑपरेशन इंजीनियर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑपरेशन इंजीनियर्स डू। अब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी से रिलेटेड होती है कि इमरजेंसी हैंडलिंग किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी इमरजेंसी है, जिस तरह स्टीम फेल हो गई, वाटर फेल हो गया, तो उस केस में हमने अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं या लाइफ है उसको कैसे सेव करना है, कहीं से लीकेज हो गई है या कुछ भी हो गया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ऑपरेशंस इंजीनियर डू। अब उसके बाद जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि रियल टाइम प्लांट स्टडीज़ करता है, इमरजेंसी हैंडलिंग करता है, और शिफ्ट रूटीन होती है ऑपरेशंस में। अब शिफ्ट रूटीन का ये मतलब होता है कि उसकी, अब प्लांट तो हमने 24/7 चलाना है, ठीक है। तो शिफ्ट रूटीन का ये मतलब होता है कि 8x3, ठीक है, 8 आवर्स की शिफ्ट होती हैं डिफरेंट, मतलब कभी आपकी मॉर्निंग होगी, कभी इवनिंग, कभी नाइट। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि उन्होंने किस तरह रखा हुआ। आप जिस तरह फातिमा फर्टिलाइज़र है उसमें 6 दिन मॉर्निंग होती है आपकी, 6 दिन इवनिंग, 6 दिन नाइट। लेकिन जिस तरह फौजी फर्टिलाइज़र है यहाँ पे आपकी 2 दिन इवनिंग, 2 दिन मॉर्निंग इवनिंग, फिर 2 दिन नाइट, फिर 2 दिन रेस्ट होता है आपका, ठीक है। मतलब जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है आपकी वो 6 to 2, फिर 2 to 10, और जो नाइट होती है वो 10 PM से लेकर आपकी 6 AM तक होती है। तो दिस इज़ व्हाट ऑपरेशंस इंजीनियर डू। जब आप कंफर्म हो जाओगे या आप जॉब करोगे तो आपका जो मेन रोल होगा ना वो इमरजेंसी हैंडलिंग में होगा, ठीक है। आपने इक्विपमेंट कैसे सेव करना है, आप सारे लोग सो रहे हैं, आप अकेले प्लांट पे बैठे हुए हैं, अगर प्लांट साइड पे कोई इमरजेंसी आती है तो उनकी पूरी प्लांट साइड, उनका पूरा बिजनेस जो है वो आपके एक, अब वहाँ पे जो बंदा भी होगा वो ऑपरेशन इंजीनियर की तरफ देख रहा होगा कि ऑपरेशन इंजीनियर हमें जो भी कहेंगे, लाइक किसी प्लांट पे 2 होते हैं, किसी पे 1 होते हैं, अमोनिया यूरिया पे 2 होते हैं, यूटिलिटीज़ पे सिर्फ 1 होता है। तो वो बताएं आपने क्या एक्शन लेना है। अगर बॉयलर फीड वाटर फेल हो गया तो सबसे पहले कौन से बॉयलर को ऑफलाइन करना है, फिर कोऑर्डिनेशन को कब बताना है, ये बताना है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ऑपरेशन इंजीनियर डू। उसके बाद एक जॉब होती है प्रोसेस इंजीनियर, एक दूसरा सेक्टर है, ठीक है। अब प्रोसेस इंजीनियर जो होता है उसमें वो उसका मेजरली जो जॉब होती है ना वो वाइट कॉलर जॉब है। वाइट कॉलर जॉब मीन के प्रोसेस की जॉब आपको लाहौर में भी मिल सकती है, लाइक इट्स एन ऑफिस बेस्ड जॉब, ठीक है। वो आपको इस तरह मिलेगी कि वाइट कॉलर जॉब है आपकी, उसमें जो मेजरली आपकी कुछ प्लांट साइड पे होती हैं, कुछ ऑफिसेज में होती हैं। आप ऑफिसेज में या आप सिमुलेशन कर रहे होंगे या आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ प्लांट साइड पे होंगी, उसमें आप लोग प्लांट साइड की जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिकल डिस्कशंस हैं, उसमें आप लोग, या सर्विस रिक्वेस्ट हैं, लाइक प्लांट पे कोई मॉडिफिकेशन होनी है उसकी स्टडीज़ या करनी है या कुछ भी करना है, तो दैट इज़ व्हाट अ प्रोसेस इंजीनियर डू, ठीक है। लाइक प्रोसेस जो है उसमें पढ़ाई ज़्यादा है,
उसमें वो लोग जाते हैं प्रोसेस में, या उन लोगों को रखा जाता है जिनकी जो बुक रीडिंग या इस तरह के जो स्किल्स होते हैं रीडिंग वाले या रिसर्चिंग वाले, वो ज़रा बेहतर होते हैं, ठीक है, बाकियों की नस्बत। ऑपरेशंस इंजीनियर में उन लोगों को रखा जाता है जिनके नर्व्स थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जो क्विक डिसीजन लेते हैं ना, तो उनको ऑपरेशंस में रखा जाता है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं या प्रोसेस में जाना चाहते हैं। अब कुछ कंपनीज हैं जिस तरह फौजी फर्टिलाइज़र है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप चूज़ करें कि आपने ऑपरेशंस में जाना है या प्रोसेस में जाना है, क्योंकि इधर ऑपरेशंस की थोड़ी ज़्यादा डिमांड है। प्रोसेस, क्योंकि ये पुराना प्लांट है, प्रोसेस में इनको चाहिए नहीं बंदा, तो प्रोसेस में ये या फीमेल रखते हैं या फिर वो रखते हैं उस बंदे को जिसका बुकिश नॉलेज ना बहुत ज़्यादा हो, उसको बुक्स पढ़ने का बड़ा ज़्यादा शौक हो। तो जिस तरह फिर आप किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने ऑपरेशंस में जाना है या प्रोसेस में जाना है। तो बाकी इंडस्ट्रीज में यू कैन स्विच बिटवीन ऑपरेशंस, प्रोसेस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, लेकिन जो फौजी फर्टिलाइजर है वहाँ पे यू कांट स्विच। आप अगर ऑपरेशंस में आपकी ट्रेनिंग है तो आपने पूरी ज़िंदगी ऑपरेशंस में ही रहना है, और अगर आप प्रोसेस इंजीनियर में जाना है तो फिर आप प्रोसेस में ही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो केमिकल इंजीनियर जहाँ पे जॉब करते हैं, वो कुछ और सेक्टर्स भी हैं। वो सप्लाई चेन हो सकता है या हेल्थ एंड सेफ्टी हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस कराती हैं, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी की डायरेक्ट एज अ ट्रेनी हेल्थ एंड सेफ्टी में मेजरली लोगों को नहीं रखा जाता ना, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी वही बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। फौजी या फातिमा में होता है, आप HSC के ना एक ट्रेनी होता है, लेकिन बाकी कंपनीज में मैंने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है अगर आप कुछ साल ऑपरेशंस में जॉब करें या प्रोसेस में जॉब करें, उसके बाद आप यू गो फॉर नेबोश या इस तरह के आप सर्टिफिकेशंस करें, तो तो फिर आप वहाँ पे आ सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में। हेल्थ एंड सेफ्टी वाले क्या करते हैं, प्लांट साइड पे जितनी भी उनकी पर्सनल सेफ्टी या एनवायरमेंटल सेफ्टी है, उस सबको वो लोग कैटर कर रहे होते हैं, लाइक उसको वो सेव कर रहे होते हैं प्लांट साइड की सारी, ठीक है। उसके बाद एक और जॉब होती है सप्लाई चेन। ये जिस तरह आप FMCGs में अप्लाई करेंगे, नेस्ले में, या फिर आप अप्लाई करेंगे कोक में, तो वहाँ पे इस तरह सप्लाई चेन की जॉब्स होती हैं, ठीक है। ये आपको ओवरऑल इसका बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू गो, प्रोसेस और ऑपरेशंस, तो आपको पता हो कि ऑपरेशंस क्या चीज़ है और प्रोसेस क्या चीज़ है, जो कि मुझे नहीं पता था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। मुझे सिर्फ यही पता था, जब मैंने डेस्कॉम में जब इंटर्नशिप की हुई थी, तो मुझे ये आइडिया था कि जब प्रोसेस होता है दैट इज़ बेस्ट में सिमुलेशन, तो मेरी सिमुलेशन अच्छी थी, तो मैंने उनको कह दिया कि मैं ऑपरेशन प्रोसेस में जाना है, ठीक है। तो आप क्लियर का डिफरेंस पता हो कि व्हाट ऑपरेशंस इंजीनियर डू एंड व्हाट प्रोसेस इंजीनियर डू, और उसके मुताबिक आप जब इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपने उसके मुताबिक जवाब देना है, ठीक है। यस मुजम्मिल। अच्छा, जो प्रोसेस इंजीनियर है उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मतलब? जो प्रोसेस इंजीनियर है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि उसने एक तो जो वीकली मीटिंग्स होती हैं या डेली डिस्कशंस होती हैं ना, जिस तरह मैनेजर्स की डिस्कशन होती है कि यार प्लांट साइड पे अगर रात को कोई इशू आया प्लांट साइड पे, तो उसके उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमें क्या करना चाहिए। जो बिग डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट के लेवल के, या कहीं पे कोई टास्क फोर्स रिपोर्ट बनानी पड़ती है, लाइक जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में लिखी थी ना टास्क फोर्स रिपोर्ट। अब प्लांट पे कुछ क्रिटिकल इशू चल रहे होते हैं, प्लांट पे एक स्टीम टरबाइन जो स्टीम कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे उसका जो TTV है वो बार बार टूट रहा है, उसकी स्टेम टूट रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कराने के लिए जिस तरह क्राइम सीन्स में इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट होता है ना, वो सेम टू सेम अगर आपकी प्रोसेस इंजीनियरिंग की जो प्लांट साइड पे ना, तो यू आर अ इन्वेस्टिगेटर बेसिकली। आप कहीं पे कोई मसला आता है तो उसकी जो लॉस रिपोर्ट बनती है आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या टास्क फोर्स रिपोर्ट का मतलब होता है कोई इशू आता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जिस तरह एंग्रो वगैरह है वहाँ पे सिमुलेशंस होती हैं, लेकिन फौजी का जो हेड ऑफिस है ना इस्लामाबाद, सिमुलेशन सिर्फ वहाँ पे होती हैं। ये सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं कि कोई मसला आया या कुछ आया तो उस पर ये लोग स्टडीज़ करके ना अपनी थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग इनको मिलती है ना वो शेयर कर रहे होते हैं। लाइक अभी रिसेंटली हमारे काफ़ी मसले थे आए हुए थे प्लांट पे, तो वो उसमें सारे प्रोसेस इंजीनियर इन्वॉल्व थे, वो सारी टीम ना मैनेजर्स के साथ इन्वॉल्व होती है, वो सारी फिर अपर लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं ना वो प्रोसेस इंजीनियर्स बनाते हैं, ठीक है, प्रोसेस इंजीनियर करते हैं। ऑपरेशंस इंजीनियर ने सिर्फ जो रियल टाइम आपका प्लांट आपको चला के देना है, कोई इमरजेंसी आती है तो ऑपरेशंस इंजीनियर जो है वो उसको हैंडल करेगा।
लेकिन प्रोसेस वाला जो है, प्रोसेस वाला लाइक प्रोसेस की जॉब ज़्यादा ऑफिस बेस्ड जॉब होगी। वो प्लांट साइड पे कभी चक्कर लगा लेगा, कोई इशू आया या उसने लाइक अब आपको इस तरह समझाना चाहिए इसको, प्रोसेस और ऑपरेशंस को। लाइक हमने अगर कोई रेजन चेंज करना है किसी बेड के अंदर, मतलब एक बेड है वो वाटर ट्रीटमेंट का, ठीक है, उसके अंदर हम पानी बना रहे हैं। अब उस बेड को हमने क्लीन, मतलब उस बेड की जो रेजन है उसको एवेल्युएट करना वो प्रोसेस का काम है। वो प्रोसेस हमें बताएगा कि कब उसको चेंज करना है और क्या करना है। फिर जब उसको चेंज करना है, जो ऑन द जॉब होगा ना, जो जब वो चेंज हो रहा होगा, हमने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं या हमने प्लांट को साइड को किस तरह चलाना है, लाइक वो एक टैंक होगी तो हमें कितना पानी कम होगा या जो भी होगा, वो सारी चीज़ें ऑपरेशन इंजीनियर उस जॉब को एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन इस जॉब की प्लानिंग और उस जॉब पे जो प्रैक्टिकल डिस्कशंस होंगी ना, वो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला कर रहा होगा। हैव यू गॉट इट? ठीक है, क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको जॉब नेचर जो है समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। सबसे पहले कुछ हमारे जूनियर्स हैं, उनके लिए वो कह रहे थे कि इंटर्नशिप्स का बता दें किस तरह होती हैं। इंटर्नशिप्स तो जो एफएफसी है उसकी इंटर्नशिप जो होती है वो मेरिट बेस भी होती है और रेफरेंस बेस भी होती है, ठीक है। मेरिट बेस इस तरह है कि आपकी क्लास में जो एक दो टॉपर्स होंगे उनको अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगी एफएफसी से, इनका कोई इंटरव्यू या कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और अगर आप एंग्रो की बात करें, एंग्रो में भी इसी तरह उनका गेमिफाइड असेसमेंट होती है, वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। उनका लाइक एक इनिशियल इंटरव्यू होता है, इंटर्नशिप का इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद फातिमा ग्रुप है। फातिमा ग्रुप जब आप सीनियर्स आपके टेस्ट दे रहे होंगे ग्रेजुएट ट्रेनिंग का, तो आप इंटर्नशिप का टेस्ट दे रहे होंगे। वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि इंटर्नशिप का टेस्ट किस तरह का होता है और किस नेचर का होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल व्यू था इंटर्नशिप का। बाकी आपको पता है इंटर्नशिप्स रिफाइनरीज या कहीं भी वो इस तरह की इंटर्नशिप्स या जॉब जो है वो ऑफर नहीं करती। तो उसमें अगर आपके पास कोई ना कोई है सीन कि आप कर सकते हो वहाँ पर रिफाइनरीज में इंटर्नशिप या कहीं पे भी, तो आप लोग उसको ज़रूर अप्लाई करें। उसका इंटर्नशिप्स का मेन सोल मकसद ये होता है इंटर्नशिप्स का कि आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने जो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ है वो इसी में गुजारनी है, या मैंने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या मैंने कौन सी कॉर्पोरेट में जाना है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, हमारे यहाँ पे एक लड़की थी, उसने एफएफसी में इंटर्नशिप की हुई थी, तो उसको जॉब मिली एंग्रो में, तो वो उसने एफएफसी का इंटरव्यू नहीं दिया। तो इस तरह है कि बंदे को फिर पता होता है कि यार मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की हुई है, मैंने जॉब कहीं और पे करनी है, या मैंने कहीं पे जॉब की हुई है मैंने, फिर मतलब बंदे को आइडिया होता है कि आगे जो जब मैं प्लांट साइड पे आऊँगा तो प्लांट साइड की लाइफ किस तरह की है। मतलब एक कंजेस्टेड लाइफ, आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रह रहे हो, एक कंजेस्टेड लाइफ है आपके पास, तो वो सारा आइडिया ना इनको पहले ही होता है जो प्लांट साइड पे ना इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं। तो इंटर्नशिप का सोल मकसद यही होता है आपको इंडस्ट्री का नो हाउ देना कि इंडस्ट्री में वर्किंग किस तरह हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन है हमने डिस्कस करना है कि ग्रेजुएट ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोजीशंस हैं वो किस तरह ऑफर होती हैं। सबसे अच्छा, जो ये क्वेश्चन आया है कि आप एंग्रो की इंटर्नशिप्स इस तरह होती हैं कि उनकी जो गेमिफाइड असेसमेंट आती है, जिस तरह उनकी अभी आई हुई है ना मैनेजमेंट ट्रेनी की, उनकी इस तरह गेमिफाइड असेसमेंट आती है। यू अटेम्प्ट दैट, आप उसकी अगर वही पुरानी वाली होती है तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स आपको उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, या ऑनलाइन उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं। आप उसको प्रैक्टिस करें पहले। गेम आपने जो भी खेलनी है उसकी पहले प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। किसी सीनियर से पूछना है, किसी से पूछना है कि ये जो गेम है ये किस तरह की होती है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है और उसके बाद आपने गेम में अच्छा परफॉर्म करना है। जितना आप गेम में गुड परफॉर्म करोगे ना, तो उसके बाद अगर किसी ने गेम की रिकॉर्डिंग पूछना है ना, तो वो फिर सेपरेट पूछ ले मुझसे, वो मैं इसको सारा बता दूंगा, ठीक है। मतलब एक गेम होती है, वो आप गेम अटेम्प्ट करते हो, फिर उसके बाद वहाँ पे आप सीवी वगैरह अपलोड करते हो, फिर आपको इंटरव्यूज़ की कॉल आ जाती है, फिर इंटरव्यू आप शॉर्ट इंटरव्यू देते हो और आपको फिर एंग्रो की ना आ जाती है इंटर्नशिप, ठीक है। फातिमा का भी यही है, आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट कॉल आ जाती है। यहाँ पे कुछ फातिमा के इंटर्नीज भी हैं, मुजम्मिल है, और एंग्रो के भी कुछ इंटर्नीज हैं यहाँ पे हमारे साथ मीटिंग में, आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो हमारा मेन है ग्रेजुएट ट्रेनी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फौजी फर्टिलाइज़र का, ठीक है। फौजी फर्टिलाइज़र का किस तरह होता है आपको पता होगा, अभी इनका एनटीएस टेस्ट आया हुआ है।
पहले तो हमारा इस तरह हुआ था कि यूनिवर्सिटी में टॉप 4 अभी यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं ना, इस दफ़ा अभी भी वो वही डिस्कशन चल रही है प्लांट साइड पे कि यूनिवर्सिटी जाना है। तो उसमें अभी ये यूनिवर्सिटीज़ आएँगे, उसमें टॉप 4 या टॉप 5 को ये लोग इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद उसमें से जो इनिशियल सेलेक्ट होगा, वो फिर डायरेक्ट प्लांट साइड पे फाइनल इंटरव्यूज़ देने आएगा, और जो नहीं सेलेक्ट होगा, फिर अगर उसने एनटीएस में अच्छे मार्क्स किए तो वो फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है? पहले तो उनका क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा टफ था कि इनके जो मेरिट बनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है कि आपको लाइक काफ़ी ज़्यादा जीपीए चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा एनटीएस स्कोर चाहिए होता है। उसके बाद आपकी ना यहाँ पे सिलेक्शन होती है फॉर इंटरव्यू। अब और इंटरव्यू फिर मैं इनका बताता हूँ इंटरव्यू किस तरह होता है। अब हमारी दफ़ा इंटरव्यू में कोई तकरीबन 60 एक बच्चे आए थे, उसमें से फाइनल सिलेक्शन बड़ी कम हुई थी। अब फिर उनके क्या होता है, आप इनका एनटीएस टेस्ट जो है उसका तैयार करो, उसके ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ कहीं से भी आप तैयार कर लो। ठीक है? एनटीएस में आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है कि आपको ये लोग फाइनल इंटरव्यूज़ में बुलाएंगे। अब फाइनल इंटरव्यू इनका होता है प्लांट साइड पे, वो फुली पेड होता है। आपको ये लोग आपके घर से उठा के यहाँ तक लाने का हर कुछ जो भी होगा, आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, आप बाय बस आते हो या जिस तरह भी आते हो, बाय एसी आप बस आते हो या बाय एयर आते हो, जिस तरह भी आते हो, आपको कंप्लीट फैसिलिटेट करेंगे। घर से लेके यहाँ तक आपको प्लांट साइड पे बुलाएंगे, यहाँ पे आपको प्लांट की ओरिएंटेशन देंगे। उसके बाद आपका प्लांट साइड पे 2 इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है? पहला इंटरव्यू जो होगा वो आपका सिंपल सा मतलब इंजीनियर के साथ होगा, टेक्निकल। आपने जो इंटर्नशिप्स की हुई हैं या जो भी किया हुआ है उस तरह होगा आपका पहला इंटरव्यू। ठीक है? दूसरा इंटरव्यू फिर आपका जो है वो मैनेजर्स के साथ या जनरल मैनेजर्स या ग्रुप मैनेजर्स जिस तरह होते हैं बड़े बड़े ना, उनके साथ होता है। वो फिर आपकी पर्सनैलिटी बेस, वो इंटरव्यू ना ज़्यादा पर्सनैलिटी बेस चलता है। ठीक है? तो इसकी अगर ज़्यादा किसी ने पूछना हो, वो जब प्लांट साइड पे किसी की सिलेक्शन होगी, कोई आएगा तो इंशाल्लाह उसको डिटेल में मैं बता दूंगा कि किस तरह आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है? उसके बाद एंग्रो का जो है, सबसे पहले उसका भी मैंने डिस्कस किया है कि एंग्रो का किस तरह होता है। उसकी गेमिफाइड असेसमेंट आती है, यू अटेम्प्ट एट गेमिफाइड असेसमेंट, और आप अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको असेसमेंट सेंटर, लास्ट टाइम इन्होंने एक नया इन्होंने शुरू किया है कि असेसमेंट सेंटर रखा है इन्होंने। ठीक है? असेसमेंट सेंटर में क्या होगा, असेसमेंट सेंटर में ये लोग आपको बुलाएंगे, वहाँ पे आपका बिहेवियर वगैरह, आपको गेम्स खिलवाएंगे, इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, वहाँ से आपका बिहेवियर असेस होगा। ठीक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने गेम अच्छी खेलनी है, उसके बाद असेसमेंट सेंटर हो जाएगा, फिर आपके उसके बाद आपके इनिशियल्स और फाइनल इंटरव्यूज आते हैं। इंटरव्यू की बात जहाँ पे भी आएगी, इंटरव्यू की बात आपको फ्रेश जो इंजीनियर होता है ना, उसके लिए इंटरव्यू की बात जहाँ भी आती है, उसकी अल्टीमेटली बात जाती है रिज्यूमे पे और हॉबीज़ पे। मेजर आपकी डिस्कशन होगी रिज्यूमे पे और हॉबीज़ पे। ठीक है? इन दोनों चीज़ों को आपने, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं भी है, आप कुछ भी नहीं करते, तो आपने एक हॉबी ज़रूर लिख लेनी है। आपने क्या देना है कि यार मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, लेकिन फिर जो आप हॉबी बताएंगे उसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि यार मैं क्रिकेट खेलता हूँ या क्रिकेट देखता हूँ। तो उन्होंने आपसे पूछना है कि लास्ट टाइम जो मैच हुआ उसमें क्या हुआ, आपको पता ही ना हो क्या हुआ है, या आपसे वो पूछ लें कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और क्यों फेवरेट है, ये वो एक्सेट्रा। तो आपको उसका पता ही ना हो कि आप क्या चल रहा है। ठीक है? तो आपने जो भी हॉबी बतानी है, आपने बुक रीडिंग बतानी है, तो आपने 3-4 किताबों का ना एक 3-4 किताबों का पहले से पढ़ के आना है कि मैंने रिसेंटली ना ये किताब पढ़ी है, मैंने इसमें ये सीखा है, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? जो भी हॉबी आपने बतानी है उसको आपको क्लियर कट पता हो, आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। अब जिस तरह हमारे अभी फाइनल इंटरव्यूज हो रहे थे प्लांट साइड पे, उसमें उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया था कि आप व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले। तो उसमें जब हमने बताया कि हम ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस स्पोर्ट की बेस पे आप इसमें ट्रेनिंग लें, हमारे पास फैसिलिटीज़ पूरी हैं, और एट द एंड ऑफ ईयर हम आपको टेक्निकल के अलावा स्पोर्ट्स में भी असेस करेंगे या ड्रामेटिक्स में भी असेस करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास अगर हॉबी पहले से हो तो दैट वुड बी अ गुड पॉइंट। ठीक है? और हॉबी को आपने क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे मैं स्टैंड करता हूँ, मेरी हॉबी से रिलेटेड टॉप पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, मुझे वो क्यों पसंद है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर किसी ने किसी भी पूछना हो ना, वो चैट जीपीटी इज़ अ गुड ऑप्शन, आप उससे पूछ सकते हो, या कुछ भी ना इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है? अपनी एक हॉबी लिख लो, उसको रट लो। ठीक है? आगे हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट किस तरह करेंगे। इससे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि आपने रिज्यूमे सबसे पहले बनानी है। ठीक है? एंग्रो का डिस्कस हो गया हमारे पास। एंग्रो के हमारी क्लास में काफ़ी ज़्यादा 2-3 लड़के गए हुए हैं, एमन है, रमीशा है और सलमान साजिद है। आप उनसे भी पूछ सकते हो कि एंग्रो की मज़ीद डिटेल ना
कि किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, इनिशियल इंटरव्यूज़, फाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं, सबके सेम ही है, रिज्यूमे के अंदर से होते हैं और या आपकी हॉबीज़ या आप जो भी हैं उसके से होता है। लेकिन आपने जब भी इंटरव्यू देने जाना है, ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ड्रेसिंग अच्छी करनी है, आई कंटेंट, कॉन्फिडेंस इज़ की, आपने कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एंग्रो का भी डिस्कस हो गया हमारा। उसके बाद एक और कंपनी हम डिस्कस कर लेते हैं, फातमा फर्टिलाइज़र। अब इनका यही होगा कि यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा इंटर्नशिप के लिए भी और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए भी। फिर उसके बाद इनका इनिशियल इंटरव्यू चलेगा, फिर उसके बाद असेसमेंट सेंटर आता है इनका भी इसी तरह, इनिशियल और फाइनल इंटरव्यूज़। मतलब सारी कंपनीज फर्टिलाइज़र तीनों जो है उनका तकरीबन जो है वो सेम है। लेकिन वो ये है कि पहले वाले जो हैं फौजी वाले वो एकेडमिक्स पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब जीपीए वाले या ज़्यादा एनटीएस वालों को उठाते थे पहले, और जो बाकी दूसरे हैं ये सिर्फ आपकी टेस्ट बेस्ड परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं, पैकेजेस ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है। अगर आपने ये भी, इसका भी ऑनलाइन टेस्ट आता है, इसके भी फिर असेसमेंट सेंटर होता है और इनिशियल और फाइनल इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। ये चार जो हमने डिस्कस की ये मेजरली यही है, ठीक है। उसके बाद अदर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि हमने एफएमसीजीज में जाना है या फिर रिफाइनरीज में जाना है या फिर टेक्सटाइल में जाना है। ये हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि उसको कौन सी इंडस्ट्री पसंद है, ठीक है। जो माना जाता है कि फर्टिलाइज़र और रिफाइनरीज जो है उनकी ट्रेनिंग और या उनकी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, फर्ट का और रिफाइनरीज का, ठीक है। उनकी रिफाइनरी इज़ मोर बेटर ऑप्शन, लेकिन फर्टिलाइज़र भी कंपैरेटिवली ठीक ही होता है, ठीक है। रिफाइनरीज और फर्टिलाइज़र के अंदर अगर आपने एक्चुअल में केमिकल इंजीनियरिंग लाइक आपको अगर अच्छी लगती है, अपनी कुछ अप्लाई करना है, तो ये गुड ऑप्शन है। उसके बाद टेक्सटाइल या एफएमसीजीज जो होते हैं वो लाइक एफएमसीजीज वही आपकी आ गई कि उसमें नॉलेज कम और उसके सारे प्रोसेस जो हैं वो स्ट्रीमलाइंड होते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको पर्सनैलिटी बेस्ड हायरिंग और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और आप मतलब जो भी जॉब है आप उसमें अपना फुल दें, आप उसमें फुल अपनी एनर्जी के साथ अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर जगह से कॉल आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऑप्शंस आ गए, फर्टिलाइज़र, एफएमसीजीज, रिफाइनरीज या टेक्सटाइल, ठीक है। यहाँ पे आप मज़ीद आप डिस्कस करेंगे इसको तो आपको मज़ीद ऑनलाइन सर्चिंग करेंगे तो आपको इसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी आयशा बताएं। अच्छा, जो पेंटिंग है कंसिडर एज अ हॉबी, पेंटिंग जो है वो गुड हॉबी है, लेकिन फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी पेंटिंग जो है वो बना के कहीं पे सेल किए हैं या आप किस लेवल पे पेंटिंग कर रहे हैं। यू शुड नो कि आप किस लेवल पे पेंटिंग कर सकते हैं या कुछ। फिर जब कंपटीशंस होंगे यहाँ पे तो दे विल लुक फॉर यू कि आप उनको उस कंपटीशन में या उस ड्रामेटिक्स में सोसाइटी में या कहीं किसी भी सोसाइटी में आप उसको पेंटिंग उनको पेंटिंग करके दें। तो आपको पता होना चाहिए, आपको लेवल पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ, तो उसके बाद आपने कोई भी हॉबी बतानी है फिर उसके बाद बतानी है, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। सबसे पहले तो हमने बता दिया इज ट्रैवलिंग और हाइकिंग इंक्लूड इन अ हॉबी और नॉट। यस, ट्रैवलिंग इज़ अ गुड हॉबी, लेकिन हाँ ठीक है, ट्रैवलिंग मैंने भी बताया था ट्रैवलिंग इज़ अ हॉबी, लेकिन फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे हो। कि ना हो कि आपको पाकिस्तान का ही ना पता हो कि पाकिस्तान में घूमने की जगह कौन सी है, ठीक है। तो आपसे वो जो भी आप हॉबी बताओगे या कुछ भी बताओगे ना, आपसे हॉबी से बेसिकली आपकी पर्सनालिटी जज हो रही थी कि ये फ्री टाइम में क्या करता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग आप बताओगे तो आपसे फिर वही सवाल होगा कि ट्रैवलिंग क्यों पसंद है, फिर आप वही उसे बताएंगे कि मैं उससे एनर्जी मिलती है मुझे, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपसे वो पूछेंगे कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, जो भी, ठीक है। तो ट्रैवलिंग भी आपको मतलब हॉबी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यूज प्रिपरेशन। सबसे पहले जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपकी सीवी या रिज्यूमे है, ठीक है। सबसे पहले आपने भी जाके इस मीटिंग के बाद अपनी सीवी या रिज्यूमे बनानी है। वो उसमें वो चीज़ें लिखनी है जो आपको आती हैं, ठीक है। जिस तरह आप हमारा पहले डिस्कस हो गया, हॉबीज़ भी वही हैं और आपको जितना एक्सपीरियंस है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इंटरव्यू, जब आपका कहीं भी इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो वो आप पे ओपन क्वेश्चन छोड़ेंगे जो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मतलब 90% ऑफ इंटरव्यूज़ में सबसे पहला सवाल यही होता है कि हाँ भाई बताएं आप हु यू आर, आपने क्या क्या किया हुआ है, आप बताएं अपने बारे में। तो आप जिस तरह अपने बारे में बताना स्टार्ट करेंगे तो उसी से फिर वो कोई एक चीज़ पिक कर लेंगे, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट होगा। लाइक आप कहेंगे कि मैंने डेस्कॉन में इंटर्नशिप की या जहाँ में इंटर्नशिप की, तो फिर अच्छा वो कहेंगे अच्छा आपने वहाँ पे इंटर्नशिप की हुई है, आपने कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, तो दे विल बी अमेज्ड
फिर वो उस पर डिस्कशन आपकी ना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा कि आप उनको स्टार्ट में ही इतना बता दोगे कि मैंने इस हॉबी या इस चीज़ पे मैंने इतना ज़्यादा काम किया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। सबसे पहले आपने अपना रिज्यूमे, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपने इंटर्नशिप जो भी आपने की होगी उसके बारे में आपने लिखना है कि मैंने इंटर्नशिप में क्या क्या ड्यूटीज़ की थी या मैंने क्या क्या किया था, और क्लियर कट पता होना चाहिए मैंने इंटर्नशिप में क्या किया था, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब उसके बाद आपको बिल्कुल बेसिक्स जो है वो पता होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग की। वो लिस्ट ऑफ टॉपिक है, सब्जेक्ट वाइज भी है, डिफरेंट डिफरेंट, वो मैं आपको सारी भेज दूंगा। जो जो आएगा ना उसके बाद जो जो मीटिंग में है उनको इंशाल्लाह मैं सारा भेज दूंगा। वो बेसिक्स से आपने स्टार्ट करना है हर सब्जेक्ट की, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता होगा कि बाकी तो ऑपरेशंस में सिर्फ नर्व्स हैं और बाकी आपकी बिल्कुल बेसिक अप्लाई और होता है, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो आपने बेसिक्स उनको मैनेजर्स को जो रिसेंटली इश्यूज आए होते हैं, लाइक अभी कोई टीएमपी रिपोर्ट आई है, मेंटेनेंस टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिपोर्ट, इस तरह कोई भी रिपोर्ट आई है, अब मैनेजर्स को वही याद होगा कि हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी इतनी निकली थी, तो वो आपने अगर अपनी रिज्यूमे में बॉयलर लिखा हुआ तो वो आपको ज़रूर पूछेंगे कि बॉयलर की एफिशिएंसी ना कैसे मेजर करते हैं। तो उन्होंने जो रिसेंट आपके इश्यूज होते हैं उस पर आपके ना डिस्कशन चल रही होती है, ठीक है। तो आपने जो भी वर्ड आपने सिंगल वर्ड लिखना है ना रिज्यूमे में, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो उसके बाद ये चारों चीज़ें जब आप करेंगे उसके बाद लास्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, वो बॉयज़ हैं या फीमेल्स हैं जो भी हैं, ठीक है, मेल्स या फीमेल्स, वो ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो आपकी जो ड्रेसिंग या आपके जो, वो इस तरह कहते थे, हम जब इंटरव्यूज़ देते थे ना, फौजी को जब हमने दिया था, तो वो कहते थे कि जब बंदा वहाँ से चल के आता है ना हमारे पास बैठता है तो इंट्रोड्यूस करता है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इसे रखना है या नहीं रखना। तो आपने ये जो इस चीज़ पर ना बड़ा फोकस करना है कि अपनी जो ड्रेसिंग वगैरह ये जो भी अपने लिए एक सेपरेट ड्रेस इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए रखते हैं। ये जो भी कर रहे हैं आपने हर इंटरव्यू में वही पहनना है, उससे आपको एनर्जी मिलेगी जो भी, ठीक है। जो कलर आपको पसंद है उस कलर पे आप लोग रिलाई करें। फिर उस पे फिर कलर फिलॉसफी आ जाती है, जिस तरह ब्लैक कलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अक्सर लोग जो हैं वो ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो वो इंटरव्यूज़ में ना इस चीज़ का, इसके बारे में कंप्लीट न्यूरो साइंस में कंप्लीट लिखा है, वो आप पढ़िएगा कि ब्लैक कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको रेडिएट करता है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन में ब्लैक कलर पहन तो लेते हैं लेकिन फिर वो प्रेजेंटेशन को उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब वाइट कलर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वाइट कलर में फिर आप लाइक पॉजिटिव नेगेटिव आपकी इक्वल होता है, आप बैलेंस पर्सनैलिटी है, ठीक है। फिर इस तरह आप कलर जो है उसको सर्च करके जाइएगा, कलर्स जो है कौन से कलर्स पहनने चाहिए कौन से कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे आगे किस तरह आपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है, ये 4 स्टेप हैं, ठीक है। इस 4 स्टेप में कहीं पे भी आपको कहीं कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने जिस तरह तैयारी की थी या मैंने जो नोट्स बनाए थे कुछ भी किया था वो मैं आपको सारे दे दूँगा, ठीक है। उसमें कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद ये कुछ जिस तरह आप देखें ये टेक्निकल इंटरव्यूज़ जो किसी ने लिस्ट डाउन किया है, हमने भी इसी तरह यहीं से तैयारी की थी। इस तरह काफ़ी ज़्यादा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ पंप, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस सर्विस पे आप पीडी पंप है या सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उन दोनों की डिफरेंस क्या है, लाइक पीडी कहाँ पे यूज़ करेंगे और सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जिस तरह मेरा जब इंटरव्यू हुआ था फौजी का यूनिवर्सिटी में, तो मुझसे उन्होंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी थी, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, एंथैल्पी। लेकिन आपको एंथैल्पी इस तरह समझानी है, अब एंट्रोपी आपको इस तरह समझानी है कि कोई रास्ते पे ऐसे कोई बंदा जा रहा है उसको कुछ भी नहीं पता, उसने कुछ भी कभी ज़िंदगी में ना कुछ भी नहीं पढ़ा, आप एंट्रोपी उसको इस तरह समझाएं कि उसको पता चल जाए यार ये कि एंट्रोपी होती क्या है, ठीक है। आपने जो भी इंटरव्यू के लिए टॉपिक तैयार करना है ना उसको बिल्कुल लेमैन वर्ड्स में तैयार करना है, लाइक इस तरह नहीं कि दिस इज़ दैट दैट कोई वैल्यूज़ या कुछ भी इस तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेसिक से उसको बताएं कि एंट्रोपी इज़ लाइक अनअवेलेबल एनर्जी, जितना हम उससे वी कांट एक्सट्रैक्ट वर्क, तो दैट इज़ अवर एंट्रोपी। आपने सिर्फ जस्ट ये बताना है। और इंटरव्यू में आप जो भी बात करेंगे ना उसके अंदर जो जो वर्ड्स आ रहे होंगे उसी से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी है। तो फिर आपने जो वर्ड्स अंदाज जो बोलने का अंदाज है ना वो बड़ा उसमें फिर आ जाएगा कि आपने जो चीज़ आपको आती भी होगी ना आपने उसको इस तरह डिस्क्राइब करना है कि वो उससे मजीद क्वेश्चंस जो हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको पता हो, ठीक है। इसके बाद फिर ये कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज़ के कुछ सवाल दिए हुए हैं, लाइक बहुत सारे इंटरव्यूज़ में यही सवाल होते हैं
इसमें से अगर मैं पूछूँ तो मुझसे ये पूछा गया था कि कूलिंग, फातिमा के इंटरव्यूज में मुझसे ये पूछे गए थे कि कूलिंग टावर की टाइप्स क्या होती हैं, रेंज अप्रोच क्या होती है, इस तरह की चीज़ें, बबल पॉइंट, ठीक है, आईबीडी सीबीडी क्या होता है। तो इस तरह के हर बंदे से ना यही सवाल पूछे जाते हैं, यही इसी इन्हीं बेसिक्स के अराउंड आपका इंटरव्यू जो है वो जाएगा। फिर आप अपनी रिज्यूमे में देख लें जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें की हुई हैं वो आप उसको भी तैयार करें। फिर ये कुछ कुछ बेसिक टॉपिक्स ये हैं, इसमें आपको अगर कोई मसला आता है या इसके नोट्स चाहिए वो भी मेरे पास बने हुए हैं, या फिर आपको कोई और इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस चाहिए वो भी देखें। ये इसने एंड पे लिखा है कि दीज इंटरव्यूज क्वेश्चंस may not be your interviewer's choice, but these are based on the experience of different industries, इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज, ठीक है। तो डिफरेंट जो लोगों ने मेरे जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग शिफ्ट इंजीनियर या प्रोसेस इंजीनियर कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह के सवाल इकट्ठे किए हुए हैं कि लाइक ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आपको लग रहा होगा कि वट डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस, लेकिन ये सवाल मेरे से पूछा गया है काफ़ी इंटरव्यूज़ में। तो इस तरह के बेसिक बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है और इस तरह तैयारी करनी है कि आप अगले बंदे को समझा सको कि आपने क्या उसको समझाना है, ठीक है। तो ये सारा सेशन का था, ठीक है। उसके बाद बस ऑलमोस्ट हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछे, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। 5 मिनट देता हूँ मैं आप लोगों को, ज़रा सवाल पूछ लें फिर मैं जा रहा हूँ। भाई उस्मान, ये जो टेस्ट होता है एनटीएस वगैरह या जो फातिमा फर्टिलाइजर का आएगा, उसकी तैयारी कहाँ से? वालेकुम सलाम। अच्छा, इसका जो टेस्ट होता है वो एनटीएस, तो उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। लाइक आपके 50 एमसीक्यूज टेक्निकल होते हैं और 50 नॉन टेक्निकल होते हैं। उसमें आपके एनालिटिकल और वर्बल सेशंस आ जाते हैं। वो ऑनलाइन इतनी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतने ज़्यादा टेक्स्ट पड़े हुए हैं, आपको बने बनाए हुए टेस्ट पता चल जाते हैं फास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और जहाँ तक फातिमा का है, फातिमा का भी इसी तरह जो है बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें। लाइक फातिमा का अगर टेस्ट में है, जहाँ तक मुझे याद आया, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें यही पूछा गया था कि एक न्यूमेरिकल था रेनॉल्ड नंबर की कैलकुलेशन। इस तरह बिल्कुल विस्कोसिटी, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी में फ़र्क, ये वो इस तरह, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें। आप एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था इस तरह, उसमें बिल्कुल ना केमिकल इंजीनियरिंग के बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स थे। तो वो मैं आपको सेंड करता हूँ, वो उसमें सबको सेंड करूँगा। उसमें देखना कि वो जो जिस सब्जेक्ट से ना जो जो टॉपिक्स दिए हैं उसने, लाइक बर्नौली इक्वेशन या इस तरह का कोई भी इक्वेशन, तो उसने ना बिल्कुल उन्हीं उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ना टेस्ट जो होता है बड़ा इजी होता है। जिस तरह आप देखें एंग्रो जो है, उन्होंने तो आपसे टेक्निकल कुछ पूछना ही नहीं है, उन्होंने आपसे गेमिफाइड असेसमेंट लेनी है और उसके बाद आपका इंटरव्यू में जो भी हुआ वो इंटरव्यू पे होगा, ठीक है। तो टेस्ट जो है इतना मुश्किल नहीं होता। एनटीएस के जो एमसीक्यूज होते हैं ना केमिकल वाले, वो तो इतने आसान होते हैं कि आपको पढ़ के ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो 3 ऑप्शन हैं ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, चौथा ऑप्शन है यही होगा। जिस तरह बिल्कुल ईजी जो बिल्कुल बेसिक्स होती है ना, वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल वो टेस्ट होते हैं। और उसमें फिर जो मुश्किल होता है वो एनालिटिकल या वर्बल के सेक्शन के कुछ क्वेश्चन मुश्किल उन्होंने डाले होते हैं। वो मुश्किल वो भी नहीं होते, वो सिर्फ लेंथी होते हैं। बंदे से अगर टाइम एडजस्ट कर लेना तो वो भी बड़े ईजी होते हैं। तो बिल्कुल जब आप बेसिक्स टॉपिक्स तैयार करेंगे तो आपकी इंटरव्यूज़ या आपके जो टेस्ट की है उसकी तैयारी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर इस तरह आप जिस तरह क्लास में जब आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कुछ चीज़ें आपको रिटेन हो जाती हैं वक्त के साथ साथ ना। तो वो जो आपको रिटेन होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बिल्कुल बेसिक है, ये चीज़ तो मुझे पता है। तो टेस्ट बड़े आसान होते हैं, टेस्ट का इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं, और कोई सवाल है? उस्मान भाई, आपने जैसा कहा था कि आपने कोई ना कोई हॉबी जो है वो लाजमी सेलेक्ट करनी है। तो जैसा कि मैं अभी ना अपने स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग वगैरह करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। तो क्या यूट्यूबिंग ये मुझे मेंशन करना चाहिए सीवी में? और अगर मेंशन करना चाहिए तो किस वे में करना चाहिए, और इसको मतलब कि इसके रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं मुझसे? यूट्यूबिंग इज़ अ गुड हॉबी, लेकिन यूट्यूबिंग आप किस लिए कर रहे हैं ये भी तो पता हो ना कि यूट्यूबिंग में आप करते क्या हैं। लाइक यूट्यूब में आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो जो भी है आपका कुछ भी है ना, उसके मुताबिक फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझसे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। लाइक आपकी पर्सनैलिटी किस तरह ग्रूम हो रही है और आप जिसको जो आपकी वीडियोस देखता है या जो भी करता है उसको किस तरह फ़ायदा हो रहा है।
वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। जी ठीक हो गया। अच्छा, किसी को भी कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू का कोई भी आए ना, तो मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आपको बता दूंगा कि वो उसका किस तरह आपको फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो जब भी इंटरव्यू आए या जो भी टेस्ट आए, किसी भी सीनियर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि वो आपको बता देगा कि उस टेस्ट या उस मतलब इंटरव्यू तो आप हर बंदे का सेपरेट ही होता है, लेकिन आपको टेस्ट वगैरह जब भी गेमिफाइड असेसमेंट आएगी, कुछ भी आएगी ना, सीनियर्स के पास वीडियोस पड़ी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पड़ा होता है, आप उनसे ज़रूर पूछना है। आप इस तरह नहीं करना कि आपको टेस्ट आ गया बस रूम में अकेले बैठ के दे दिया टेस्ट, वो किस तरह कभी कॉल नहीं आएगी। वो उसकी पूरी ट्रिक्स होती हैं, आपने ग्रुप में बैठ कर सॉल्व करना है, जो भी करना है वो अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद इस तरह एंग्रो का टेस्ट आएगा, उसके बाद आपने उसको इस तरह नहीं देना है कि आप रूम में बैठ के बस टेस्ट दे रहे हो, और उसको आपने तीन बड़ा प्लान करके 3-4 लोगों ने प्लान करके उसको देना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको कैमरे के सामने थोड़ी आपका टेस्ट होना है, जिस तरह आपने बस इस तरह टेस्ट करना है कि आपके मैक्सिमम स्कोर है। मैक्सिमम स्कोर जब आप आएगा तो तभी आपको ना इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आपने टेस्ट बड़े जहाँ भी अप्लाई करना है वो भी बड़े ध्यान से करना है, और जहाँ पे करना है फिर उसके बाद टेस्ट या इंटरव्यू होना है तो वो भी आपने इस तरह देना है कि बस दिस इज़ माई लास्ट ऑप्शन। इस तरह नहीं करना है कि यार अगर इस तरह यहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा ये वो। आपने इस तरह करना है कि आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस हो, फिर आप उस ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो कि यार मुझे तो एंग्रो से कॉल भी आ गई, और फौजी से फातिमा से भी आ गई, या रिफाइनरी से आ गई, या कोक से आ गई है। फिर आपके पास इतना मार्जिन हो 2-3 जॉब्स का कि आप उसमें सेलेक्ट करो, ठीक है। जितनी मैक्सिमम आप सिक्योर कर सकते हो उतनी मैक्सिमम में आप अपना फुल दोगे। आप यही समझो कि बस मेरी ना ग्रेजुएशन के वक्त बस है कि यही जॉब है, मैंने बस इसी में मेहनत करनी है और इसी में मैंने जाना है, तो उसी तरह फिर आपकी होगी। और आपने ये करना है कि यार ये तो नहीं सही, किसी और कंपनी में जाऊंगा, ये वो, तो उस तरह फिर नहीं होगा, ठीक है। जी, जिसने अच्छा हाथ मुझे खड़ा किया, जी जी। मुझे पूछना था कि यूजुअली हमने रेज़्यूमे में ऐड करने होते हैं हमारे स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, पर जहाँ तक स्किल्स की बात है और अचीवमेंट भी इतनी कोई ख़ास नहीं होती। मतलब हमारे जो स्किल्स हैं मेजर पाइथन, मैटलैब, वो हमें इस तरह सिखाए भी नहीं जाते, और शुरू के सेमेस्टर्स में हमने उस तरह चीज़ों को किया भी नहीं, और S1+ तो हम अभी सीख रहे हैं। तो अगर हम वो लिखते हैं सीवी में तो एक तरह से हम डिसऑनेस्ट हो रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। और तो इस पोर्शन में हमें एक्चुअली लिखना क्या चाहिए स्किल्स एंड अचीवमेंट्स वगैरह में, या फिर इन्हें खाली छोड़ दें? अच्छा, जो बंदा यूईटी में आया है उसकी ना कोई अचीवमेंट ज़रूर होती है, या यूईटी के अंदर या यूईटी से बाहर, या कॉलेज या स्कूल या कहीं भी किसी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई ना कोई उसकी अचीवमेंट ज़रूर होती है, ठीक है। आप उससे एक अचीवमेंट को कैश करा सकते हैं जिस तरह, ठीक है। तो जिस तरह कोई भी एग्जांपल ले लें, किसी बंदे के पास कोई मेडल होगा, ठीक है, किसी के पास कुछ होगा, तो वो कोई भी आपकी अचीवमेंट हो सकती है, ठीक है। वो बड़ी वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं अचीवमेंट्स को, ठीक है। और दूसरा, जहाँ तक स्किल्स की बात आई, स्किल्स आप ये C++ या पाइथन ये इंडस्ट्रीज वालों को नहीं चाहिए। ये कोई अमेरिका की इंडस्ट्री नहीं है जो नासा में वो लोग इस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। उनको एस्पन चाहिए, वो भी कुछ हद तक के उनको बेसिक्स चाहिए कि प्रोसेस इंजीनियरिंग में ना एस्पन यूज़ होता है। और अगर आपने लिखना भी है तो सिर्फ आप एस्पन ही लिखें। और माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन तो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए ना। माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट राइटिंग, ये तो मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। ये इन दो चीज़ों को आप कैश करा सकते हैं। बाकी आप स्किल्स में सिर्फ एस्पन को लिख सकते हैं। बाकी आप लोग प्रेजेंटेशन स्किल आप लोगों के वैसे ही अच्छे होंगे, आप लोग इतने कोर्स पढ़ते हो, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल या सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल, टेक्निकल राइटिंग, मतलब ये चीज़ें। तो इतना बंदे को ना वक्त के साथ साथ 5-6 सेमेस्टर्स में बंदे के पास इतना नॉलेज इकट्ठा हो जाता है कि बंदा बोल सकता है। तो वो चीज़ें आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अचीवमेंट, कोई ना कोई अचीवमेंट आपकी ज़रूर होती है ज़िंदगी में, आप उसको कैश करा सकते हैं। उस्मान भाई, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैंने ये करना था कि अब जस्ट लाइक मी, मेरी मैक्सिमम जो अचीवमेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के रिलेटेड हैं, लाइक विक्ट्रीज हैं कुछ टूर्नामेंट्स में, ठीक है, चैंपियनशिप्स की। तो आया कि मैं अगर वो 2-3 अचीवमेंट्स यानी कि जस्ट स्पोर्ट्स के रिलेटेड ऐड करूँ तो वो बेहतर होगा? कॉर्पोरेट्स को ना जो स्पोर्ट्समैन है इनकी बड़ी ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में जो इवेंट्स होते हैं उसमें स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्पोर्ट्स आप
आपको आपसे जब वो पूछेंगे कि आपकी हॉबी क्या है, तो आपने वहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वहाँ पे आपने मेंशन करनी है। इसको रिज्यूमे में नहीं मेंशन करना। इसको जो आप अपनी हॉबीज़ में जॉइन करेंगे ना, तो वहाँ पे आपने इसको वहाँ पे इसको मतलब डिटेल में उनको बताना है, ठीक है? लाइक हॉबीज़ में आप लिखेंगे ना क्रिकेट या कुछ भी, तो उसके बाद फिर आपने उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और इस चीज़ के ना बड़े कॉर्पोरेट्स इस तरफ जा रही हैं कि वो लोग इनको एक स्पेशल कोटा जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्स कोटा या जो भी, ठीक है? वो स्पेशल उनको दी जाती है कि वो ये लोग इस चीज़ में भी अच्छे हैं, तो उनको एक स्पेशल वो दी जाए। जस्ट लाइक मैं अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ना क्रिकेट में, तो मैं वो अपनी रिज्यूमे में लिख सकता हूँ? ये डिपेंड करता है, अब ये गोल्ड मेडल इन स्पोर्ट्स ये देखना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं या नहीं। चलिए इसको ना डिस्कस करते हैं, मुझे मैसेज कर लीजिएगा ना, फिर इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? अच्छा उस्मान भाई, जो हम सीवी या रिज्यूमे हमने बनाना है उसका फॉर्मेट हमें क्या कौन सा रखना चाहिए? लाइक यूरोपास के फॉर्मेट में बनी सीवी हम लेके जा सकते हैं इंटरव्यूज में? जो यूरोपास सीवी है ना, वो बनी हुई होती है, वो उसके लिए होती है यूरोप में यूज़ करने के लिए। तो आप अपने जो जितना उसको सिंपल रखेंगे, जितना वो रखेंगे, तो वो आपकी रिज्यूमे उतनी ठीक रहेगी, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सी रखें उसको, और आपने उसको सिर्फ कैश ही कराना ना। और बिल्कुल ये रंगीन वंगीन या जिस तरह भी होती हैं टेम्पलेट्स, इसको यूज़ करने से अवॉइड करें। जब आप उसमें एक चीज़ होती है उसमें, अब जिस तरह आप उसमें अप्लाई करते हैं ना एफएमसीजीज में, कहीं इंटरनेशनल उसमें जो कंपनीज हैं कोक या नेस्ले वगैरह, वहाँ पे वो होता है आपकी रिज्यूमे स्कैन हो रही होती है। तो आप जो फारक सा टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो वो स्कैनिंग में उनको बड़ा मसला आता है, वो फिर स्कैन नहीं हो पाती, ठीक है? तो आपने अपनी वो उसके लिए बड़ा एक स्पेशल वर्ड यूज़ होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कि आपकी जो सीवी है ना ATS। वो, हाँ एटीएस, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इस तरह कोई उसका होता है ना, उससे पास करते हैं आपकी रिज्यूमे, तो आपकी वहाँ पे वो फिर जब वो पास करेंगे तो आपके वो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे स्किप हो जाती हैं। जब आप कोई फजूल सा या कोई इस तरह का टेम्पलेट यूज़ करते हैं ना, तो आप अपने रिज्यूमे या उसको जितना सिंपल रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है? आप अपने लम्स के या किसी की भी आप देखेंगे रिज्यूमे, कितने ज़्यादा लोगों की रिज्यूमे पड़ी हुई थी, लम्स के हो गए या आईबीए के, उन्होंने अपनी रिज्यूमे बिल्कुल सिंपल रखी होती है, टू द पॉइंट, ठीक है? कोई उसमें कलरिंग या कुछ नहीं है, बस सिंपल सा टॉप पे अपनी एजुकेशन, या मतलब टॉप पे वही एड्रेस या जो भी पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज़, सिंपल सिंपल, ठीक है? वन पेजर रिज्यूमे होती है और सिंपल सी। इस तरह नहीं करना है कि कोई अजीब सा टेम्पलेट, इधर अब ये हुआ उधर वो हुआ है, कलर ये वो इतना बेहतर नहीं लगता, ठीक है? जो और जब आप एटीएस से वो गुजरेगी, तो वो मैक्सिमम चीज़ें आपकी स्किप हो जाती हैं। इस वजह से मैक्सिमम लोग कह रहे होते हैं कि हमें ना उस पे जो मल्टीनेशनल्स हैं वहाँ से कॉल्स नहीं आती है, कुछ नहीं होता। तो उसमें फिर ये भी एक फैक्टर होता है, ये भी काफ़ी बाद में जाके लोगों को पता चलता है कि वो लोग ना उनकी रिज्यूमेस वगैरह जो स्कैन कर रहे होते हैं। तो रिज्यूमे बिल्कुल सिंपल रखें अपनी। मल्टीनेशनल का क्या सीन है? उनका प्रोग्राम वगैरह कब स्टार्ट होता है? यहाँ आपने अप्लाई किया था? यार मल्टीनेशनल्स का आता रहता है साथ साथ को, मतलब उनका वही होता है टेस्ट, और जिस तरह गेमिफाइड असेसमेंट होती है, उसके बाद किसी को कॉल आ जाती है, किसी को नहीं आती। गेमिफाइड असेसमेंट का यही है यार, वो बस मतलब उसकी गेम्स की आपने प्रैक्टिस करते रहना है। तो जिस तरह कोक है या शेल है, उनकी वही जो गेमिफाइड असेसमेंट होती है। हेलो, हाँ उनकी ठीक हो गया, ठीक हो गया। वही हाँ गेमिफाइड जी, हाँ असेसमेंट जी, है, आपने वो अप्लाई ठीक है। करना है। हाँ हाँ, गेमिफाइड है वो, सिर्फ सिर्फ वो करेंगे, पर्सनालिटी बेस्ड उनकी हायरिंग होती है बस। बाकी फीमेल्स के लिए हर जगह फ़ायदा है उन, अब हमारी कॉर्पोरेट्स जो हैं फौजी वगैरह, वो भी इस तरफ जा रही हैं कि वो फीमेल्स को ज़्यादा हायर करें। तो देखो अब क्या चलता है, बाकी लड़के खैर बनाओ अपनी। अच्छा, फौजी का क्या सीन है? अगर जीपीए कम भी है तो एमटीएस मतलब क्रैक कर ले तो फिर मिल जाए? इस बार पता नहीं इन्होंने क्या सीन बनाना है, लेकिन उनकी वही होता है यार,
मुश्किल होता है इनका ना, तो वो जो स्कोरिंग क्राइटेरिया बड़ा जीपीए को अभी भी देख रहे हैं हम। इस बार तो इन्होंने ये फीमेल्स को लेके जा रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज में। कह रहे हैं कि फीमेल्स हायरिंग करेंगे इस दफ़ा, फीमेल्स को लेके जा रहे हैं हर जगह। देखते हैं अब क्या होता है, बाकी ट्राई करो हर जगह यार, कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा यार, और सवाल पूछो कोई है? भाई मैंने पूछना था, आपने जो इंटर्नशिप का बताया था फौजी फर्टिलाइजर में, वो जब हमारे डिपार्टमेंट में आएगी तब हमने अप्लाई करना है उसके लिए, या इनकी अलग से आती है तो हमने सर्च करते रहना है? इसके बारे में बता दें। हाँ, इनकी ना जिस तरह ये ग्रेजुएट ट्रेनिंग की इस तरह इंटर्नशिप आती है, वो आप अप्लाई करते हैं। उसमें अगर आपके अगर मैट्रिक एफएससी और इसका मिला के अगर आपका मेरिट काफ़ी ज़्यादा बनता है ना, तो यूनिवर्सिटी से टॉप बच्चों को कॉल आ जाती है। ठीक है, जिस तरह एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है वो जब आएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको बता दूँ। ओके। काफ़ी लंबी हो गई यार, अभी किसी को कोई सवाल हुआ ना तो फिर बताना, और बताओ बस। चलिए उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो काफी याद करिए, बाकी आपसे खुद क्वेश्चन कर लेंगे, कोई डाटा वगैरह इंशाल्लाह मांगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो अप्रोच कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाँ चलो, कोई नहीं मसला। हाँ, गुड लक, आप लोग आगे आओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन। थैंक ओके, यू। अल्लाह।